यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, आज हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ का दूसरा सेशन ले रहे हैं और हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था सेल। सेल क्या है? द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें हम आज के इस सेशन में देख रहे हैं। और आज हमने जो सेशन स्टार्ट किया था हम आज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है। जिस किसी ने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू सेकंड पार्ट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए, हमने देखा था कि सेल क्या है और सेल की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी। सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि जिसने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी दोस्तों। उसके बाद एक लिविंग सेल, जो जिंदा कोशिका जो है पाई गई, वो एक पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर से उसकी डिस्कवरी की थी। तो वो किए थे एंटोनी वैन लियोन हुक ने। उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी की किसने की थी? फिर उसके बाद ये सारी हमने डिस्कवरीज अपने लास्ट सेशन में देखी हैं। और चलिए बढ़ते हैं हम अपने फिर आज के सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा, उसमें बढ़ने से पहले हम आज के सेशन पे देखिए कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें देखना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला तो है कि द लार्जेस्ट सेल इज़ एन एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि जो लिविंग जो सेल पाया गया है, जो लिविंग सेल जो पाया जाता है, तो सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, तो वो होती है ऑस्ट्रिच के एग की, एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। तो जो ऑस्ट्रिच होता है उसके एग की जो कोशिका होती है वो होती है सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल। ये आपको क्वेश्चन इसके ऊपर पूछता है, स्मॉलेस्ट कोशिका कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। और स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करेंगे, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आर माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा आपका ये स्मॉलेस्ट सेल होता है। और ऑस्ट्रिच का एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच ये जो है आपका ये लार्जेस्ट सेल है। इसी तरह से अगर हम ह्यूमन के अंदर बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, या फिर हम इंसानों के अंदर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ओवम ये क्या है? ओवम हमारा ये फीमेल गैमिट है और ये फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, लेडीज़ के अंदर पाया जाता है। और ये लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का। ओवम फीमेल गैमिट जिसे हम कहते हैं इज़ द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। एंड स्पर्म, और सेकंड जो है स्पर्म जो है ये मेल गैमिट है, मेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो कि स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी कोशिका है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इंसानों के अंदर अगर बात की जाए दोस्तों, तो वो है आपका स्पर्म सेल, जो कि छोटा है, स्मॉलेस्ट है। और ओवम जो है फीमेल गैमेट जो है ये लार्जेस्ट है, बड़ा है। और सिर्फ अगर आपको ऐसा कहा जाता है कि कौन सा सेल बड़ा है, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, या फिर ऑस्ट्रिच भी, वहाँ पर ऑस्ट्रिच का जो सेल होता है वो भी आप कह सकते हैं। और स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर आप माइकोप्लाज्मा कह सकते हैं। इसके अलावा और एक देखिए, इसमें अगर आप ऑस्ट्रिच के जो सेल की अगर आप बात करते हैं, अगर उसके एग की बात करते हैं आप, तो उसका जो वेट होता है दोस्तों वो लगभग होता है 1.35 kg। 1.35 kg उसका वेट होता है लगभग, केजी में अगर हम देखेंगे। और उसका जो साइज़ होता है दोस्तों वो होता है तकरीबन 15 से 18 सेंटीमीटर। 15 से 18 सेंटीमीटर का ऑस्ट्रिच के जो सेल होता है उसका साइज़ होता है। इसी तरह से लॉन्गेस्ट सेल अगर बात की जाए, देखिए लार्जेस्ट सेल अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपको कहना होगा कि वो है आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर ओवम। लेकिन अगर लार्जेस्ट से लॉन्गेस्ट सेल अगर आप कह रहा है तो वहाँ पर बात आएगी आपके नर्व सेल की। नर्व सेल जो होता है हमारा, जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रहता है, तो नर्व सेल जो होता है वो हमारा बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम आगे आज के अपने सेशन की तरफ। अब उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, हम सेल हमने स्टार्ट किया था और आज हम सेल के सारे पार्ट्स हम देखने वाले हैं। तो सेल के पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये होती है आउटर कवरिंग आपके सेल की। तो आउटर कवरिंग जो होती है दोस्तों, आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं? आउटर कवरिंग को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन।
तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगी ये जो है, ये वाली जो है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आएगी, ये वाली। तो ये जो आउटर कवरिंग है दोस्तों, देखिए ये अंदर की जो सेकंड लेयर है, ये सेकंड लेयर जो आपको लाइट कलर की जो नज़र आ रही है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो बाहर की जो डार्क साइड है, ये वाली जो डार्क साइड है की जो लेयर है, डार्क शेड की जो लेयर है वो है आपकी सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम देखेंगे आज। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एन इन्वेलप दैट कवर्स द होल सेल, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं या फिर कोशिका झिल्ली भी जिसे हम कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी हम कह सकते हैं या फिर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम कह सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही है। एन एनवेलप दैट कवर्स द होल सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम क्या है कि ये आपके जो सेल होता है, आपके जो कोशिका होती है उसको बाहर से पूरा कवर करता है। जैसे कि आप अगर किसी रेजिन का, यानी कि आप अगर कोई किशमिश लेते हैं और किशमिश का अगर आप उदाहरण लेते हैं तो उस किशमिश के आसपास में आपको जो कवरिंग नज़र आती है, जो छिलका उसका जो होता है आउटसाइड में, जो झिल्ली होती है उसकी, तो वो होती है आपकी मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। उस टाइप से एक सेल होता है और उसी टाइप से उसको एक कवरिंग से घेरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए दोस्तों, अब इसका काम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके सेल को, आपकी कोशिका को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करती है। अगर वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स है, क्या वो सेल ऑर्गेनल्स वहाँ पर टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये वहाँ पर कवर करती है सारे सेल को, पूरे की पूरे सेल को, वहाँ पर पूरी कोशिका को वहाँ पर कवर करती है। तो इसका सबसे मेन काम तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, अ सेल गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये तो हमने देख लिया। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन डिसाइड विच मटेरियल शुड एंटर और लीव द सेल एंड विच शुड नॉट, यानी कि इसका काम क्या है, ये एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेएबल या फिर सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन हम किसे कहेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भी मटेरियल आपके सेल से बाहर आता है या बाहर से सेल के अंदर जो जाता है, तो वो आदान प्रदान करने का, वो जो ट्रांसपोर्टेशन करने का जो काम होता है वो होता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है, अब ये लेयर क्या ऐसी लेयर है कि सारे की सारे बाहर के मटेरियल को अंदर लेगी या फिर अंदर के सारे मटेरियल्स को बाहर छोड़ देगी या बाहर फेंक देगी? तो ऐसा नहीं होता। ये जो मेम्ब्रेन होती है तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, या फिर इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं दोस्तों। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं हम जिसके अंदर से कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स, कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस या तो अंदर आ सकते हैं या फिर कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स बाहर जा सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर एक कुछ पोर्स टाइप में होते हैं, या फिर ये एक मेम्ब्रेन जो होती है ये यहाँ पर पोर्स हम यहाँ पर नहीं कहेंगे इसे, एक टाइप की एक अलग यहाँ पर इसकी कवरिंग होती है जो कि कुछ मटेरियल्स को, जैसे कि अगर यहाँ पर कुछ मटेरियल्स है तो ये इसके तरफ बढ़ेगी और बढ़ने के बाद वहाँ से जो है उसको जो चीज़ की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो उसको अपने अंदर लेगी और फिर वापस से वो सेल मेम्ब्रेन को जो है क्लोज कर देंगी। तो ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, या फिर हम इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहेंगे। उसके बाद देखिएगा, अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की हम अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये है क्या, एक टाइप का पैटर्न है। अगर आप किसी भी सेल मेम्ब्रेन को अगर आप कट करते हैं, आप उसका इतना सा हिस्सा अगर कट करके लेंगे और उसे माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर आपको एक लेयर नज़र आएगी दोस्तों। वो जो लेयर होती है, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, अगर उसके अनुसार अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर तीन कंपोनेंट्स में वो जो सो कंप्राइज होती है। देखिए अकॉर्डिंग टू इट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्राइजेस 3 कंपोनेंट्स। तो 3 उसके घटक होते हैं। एक होता है आपका लिपिड, दूसरा होता है आपका प्रोटीन और तीसरा होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो ये 3 मेन कंपोनेंट है, 3 घटक है उसके जिसके ऊपर वो
कंप्राइज होती है, जिसके अंदर वो शामिल होते हैं, या फिर उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो 3 घटक पाए जाते हैं। दीज कंपोनेंट्स कैन फ्लो फ्रीली एंड फ्लूइडली इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोस्तों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो 3 घटक है, जैसे कि आपका लिपिड हो गया, या प्रोटीन हो गया, या कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये उसके ऊपर आसानी से फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। ये फ्रीली फ्लो करते हैं फ्लूइड उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर एक टाइप का फ्लूइड होता है जो कि उसे तरलता प्रदान करता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं दोस्तों। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार जो है सो इसके ऊपर 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, जो कि लिपिड होता है, लिपिड यानी कि फैट्स, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इसके बाद देखिएगा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ लिपिड्स। अब हम जो उसके कंपोनेंट्स है, जो उसके घटक है, उसके अगर हम बात करेंगे तो लिपिड्स जो होते हैं उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। वो 2 टाइप के होते हैं, और एक होता है उसमें फॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल। तो अब अगर फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इट क्रिएट्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो वो मेम्ब्रेन जो बनती है, वो जो झिल्ली जो बन रही है, जो कवरिंग, जो आउटर कवरिंग जो बन रही है, तो वो बन रही है आपके फॉस्फोलिपिड से। देखिए, और किस टाइप की मेम्ब्रेन बन रही है, वो बन रही है आपके सेमी परमिएबल यानी कि सेलेक्टिव परमिएबल, या फिर कुछ चीज़ों को सेलेक्टिव सब्सटेंस को अंदर या बाहर लेने वाली, उसे हम कहेंगे सेलेक्टिव परमिएबल। तो वो किससे बनती है, वो फॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं, उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक होता है आपका फॉस्फोरस और दूसरा होता है लिपिड यानी कि फैट। अब दूसरा जो कंटेंट है लिपिड के अंदर, वो है आपका कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू द सरफेस, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की जो सतह है उसको तरलता प्रदान करता है, उसको फ्लूइडिटी प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब दूसरा जो घटक था उसके अंदर, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आपको जो डायग्राम जो पिक्चर नज़र आ रही है, तो ये पिक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हिस्सा हमने कट किया था। तो उस कट किए हुए हिस्से पार्ट को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको वो इस तरह से नज़र आएगी, आपको वो इस तरह से नज़र आएंगी। तो इसकी जो लेयर होती है दोस्तों, उस पर हमने देखा था कि 2 टाइप के फ्लूइड्स है या फिर लिपिड्स है। कौन कौन से हैं, एक है आपका फॉस्फोलिपिड जो कि फॉस्फोरस प्लस लिपिड से बना हुआ है, और दूसरा है आपका कोलेस्ट्रॉल जो कि उसे तरलता प्रदान कर रहा है। दूसरा जो घटक है उसका, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका प्रोटीन दोस्तों। प्रोटीन क्या कर रहा है, देखिए, प्रोटीन एक्ट एज अ रिसेप्टर ऑफ द सेल एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन्स क्या है, देखिए यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर के जो नज़र आ रहे हैं दोस्तों, प्रोटीन में भी अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये देखिए इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और दूसरा है चैनल प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप से चैनल बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप से चैनल बनाते हैं, और चैनल बनाकर जो सब्सटेंसेस है, जो भी पार्टिकल, जो भी मॉलिक्यूल्स है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर ले जाने लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का, एज ए ट्रांसपोर्टेशन उसको जो सो एक चैनल प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या कर रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं, एक चैनल बना रहे हैं, और वहाँ से जो भी सब्सटेंस रहेंगे वो अंदर बाहर होंगे। उसके बाद जो थर्ड है कंपोनेंट, वो है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खुद को अटैच कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट खुद को अटैच करता है किसके साथ में, या तो लिपिड के साथ में या फिर प्रोटीन के साथ में। लिपिड यानी कि आपका फैट जो होता है वहाँ पर, उसके साथ में वो खुद को अटैच करेगा, या फिर जो प्रोटीन है उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट खुद को अटैच करेगा। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि प्रोटीन विथ कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड। तो ये जो है, ये यहाँ पर आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो अटैच हुआ है प्रोटीन के साथ में, और ये वाला जो पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये ग्लाइकोलिपिड है, यानी कि ये लिपिड अटैच हुआ है कार्बोहाइड्रेट के साथ में। तो एक जगह पर कार्बोहाइड्रेट अटैच हो रहा है आपके प्रोटीन के साथ में, और दूसरी जगह पर आपका कार्बोहाइड्रेट अटैच हो रहा है लिपिड के साथ में। तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो ये थे उसके कंपोनेंट्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है, देखिए,
ऑस्मोसिस कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारा का सारा देखेंगे हम। ऑस्मोसिस के ऊपर आपको कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और किसी भी एग्ज़ाम में। तो ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रक्रिया है ये। ऑस्मोसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू वन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज़ लो थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ से आपका पानी मूव हो रहा है कहाँ पर, जहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। यानी कि एक सेल है और उस सेल को अगर हम पानी में डाल देंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा, पहले सेल के अंदर पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कम था, लेकिन हमने जैसे सेल को उसके अंदर डाला तो वहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था उस ग्लास के अंदर या फिर उस बीकर के अंदर, तो वो पानी अंदर चला गया। तो उस प्रोसेस को जो हम कहेंगे, वो जो प्रक्रिया रहेगी, वो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रहेगी दोस्तों। तो देखिए, इसे हम डिटेल में समझते हैं कि क्या है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया। और ऑस्मोटिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होते हैं हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और आपका हाइपोटोनिक, देखेंगे। देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, पहले तो हम इसके ऊपर बात करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। If the concentration of water outside the cell is higher than the concentration of water inside the cell gains water by the process of osmosis. Water can move into the cell from the cell membrane. In the case of hypotonic solution, more water enters the cell which results in swelling of the cell. यानी कि यहाँ पर देखिए आपको क्या बताया गया है। ये एक बीकर है यहाँ पर, और इस बीकर के अंदर H2 है, H2O है, यानी कि पानी है आपका, और उसके अंदर एक सेल को डाल दिया गया है। तो इसको हम आसानी से समझने के लिए आप एक किशमिश लीजिए, रेजिन लीजिए, और उसे एक बीकर में डाल दीजिए या फिर एक ग्लास के अंदर डाल दीजिए और कुछ पानी डाल दीजिए उसके अंदर। तो पानी डालने के बाद वहाँ पर क्या होगा, जो आपने किशमिश डाली थी दोस्तों, आपने जो किशमिश डाली थी वहाँ पर उस पानी के अंदर, तो वो कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद वो फूल जाएगी, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। तो क्यों आई वो स्वेलिंग, क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन थी उसकी, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने के बाद वहाँ पर जो वाटर का मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन था, वाटर मॉलिक्यूल का जो पानी के जो अणुओं का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो ज़्यादा था। यानी कि देखिए, आसान इसमें समझिए कि इस बीकर में पानी ज़्यादा है और वहाँ पर हमने किशमिश डाल दिए। तो किशमिश डालने के बाद वो जो पानी था, वो पानी किशमिश के अंदर चला गया, वो जो रेजिन है उसके अंदर पानी चला गया। यानी कि पानी क्या हुआ, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गया है। यानी कि पानी बाहर साइड ज़्यादा था और किशमिश के अंदर पानी कम था, लेकिन पानी बाहर का पानी जब किशमिश में पानी कम था तो वहाँ पर उसके अंदर चला गया। इसी तरह से सेल में भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पर आप इस बीकर के अंदर देख रहे हैं कि बाहर साइड H2O यानी कि पानी ज़्यादा था, और सेल को उसके अंदर डाला गया तो पानी उसके अंदर चला गया, वाटर के जो मॉलिक्यूल थे वो उसके अंदर चले गए। यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी गया है। तो ये जो रहेगा, इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। हाइपोटोनिक में क्या हुआ था, बाहर से पानी अंदर गया था, लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, अगर आप किसी भी सेल को ऐसे इन्वायरमेंट में रखते हैं जहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, जहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, या फिर आप ऐसा कहेंगे कि देखिए यहाँ पर आप ये जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, आप कोई बीकर लीजिए या ग्लास लीजिए, उसके अंदर आप शक्कर या नमक को ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दीजिए और उसके अंदर जो फूली हुई जो आपकी किशमिश थी वो डाल दीजिए। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये होगा कि आपकी जो किशमिश है वो पिचक जाएगी, या फिर उसके अंदर से जो पानी था वो सारा का सारा पानी बाहर आ जाएगा। क्यों, तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो था, वहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन था, तो वो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था और सॉल्वेंट जो पानी था उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया था। तो पानी अगर सेल से बाहर निकलता है, या फिर आप किसी फूली हुई किशमिश को आप
अगर ऐसे ही बाहर रख देंगे तो उसके अंदर से सारा का सारा पानी थोड़ी देर के अंदर बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, वो जो सल्यूशन था जिसे आपने वहाँ पर रखा था, तो वो क्या होगा, आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, इफ़ द सेल आर केप्ट इन एन एनवायरनमेंट दैट हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन what is present inside the cell, then due to the process of osmosis water moves out to the cell. This results in a decrease in the size of the cell. They shrink or as more water comes out to the cell. यानी कि वो जो सेल था, वो जो किशमिश थी, वो सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी और उसके अंदर का जो पानी था वो बाहर आ जाएगा। तो इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसी तरह से आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, if the cells are put in an environment that has a similar concentration of water as present inside, this state allows for the free movement of water across the membrane without changing the concentration of solution on either side. देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो हमने देखे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ दोस्तों कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा था और पानी जो सो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला गया। उसके बाद दूसरे इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ कि पानी सेल से बाहर आ गया, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। और आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जो सेल डाला था उसके अंदर या फिर जो रेजिन डाली थी आपने उसके अंदर, उसकी जो कंडीशन रहेगी वो वहाँ पर सेम रहेगी दोस्तों। आपको उसके अंदर कोई चेंजेस दिखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पर जो पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो उसके अंदर और उसके बाहर दोनों में बराबर था, वो सिमिलर था। तो इस तरह से द साइज ऑफ द सेल डज नॉट वेरी इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन बिकॉज देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। क्योंकि पानी का कॉन्सेंट्रेशन दोनों में बराबर था, बाहर साइड में और अंदर साइड में, तो वहाँ पर कोई आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए अब एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या है दोस्तों, ये भी एक प्रक्रिया है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल्स इनसाइड द सेल। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, कोशिका के अंदर भोजन और अन्य सामग्रियों को ग्रहण कर लेती है। यानी कि जो भी आपके सब्सटेंसेस आएंगे, जो भी आपका मटेरियल्स जो आएंगे बाहर से, तो वो सारे जो है सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए से अंदर जाएंगे, सेल के अंदर जाएंगे, सेल अपने अंदर उसे खींच लेगा। तो ये होगा आपका एंडोसाइटोसिस। इसी तरह से ऑस्मोसिस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ऑस्मोसिस आपके दो टाइप के होते हैं। ऑस्मोसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एंडोऑस्मोसिस और दूसरा होता है आपका एक्सोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस किसे कहेंगे हम, द प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल इज़ नोन एज एंडोऑस्मोसिस। यानी कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं उसे एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कि एक सेल है, एक रेजिन आप उदाहरण लीजिए, एक किशमिश लीजिए, तो उस किशमिश के अंदर अगर पानी जा रहा है, जैसे कि सेल के अंदर जाता है, तो समझिए कि वो हो रहा है आपका एंडोऑस्मोसिस। लेकिन जबकि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी के अणु कोशिका से बाहर निकलते हैं, इसके अगर उलट अगर हम बात करेंगे तो सेल से बाहर अगर पानी निकल रहा है तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। बाहर निकल रहा है तो एक्सो और अंदर जा रहा है तो एंडो। एंडोऑस्मोसिस यानी कि सेल के अंदर पानी जा रहा है और एक्सोऑस्मोसिस सेल के बाहर पानी निकल रहा है। चलिए, इसी तरह से प्लाज्मोलाइसिस, देखिए वर्ड याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में ये छोटे छोटे वर्डिंग है, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस इज़ द प्रोसेस इन विच सेल्स लॉस वाटर इन एन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि प्लाज्मोलाइसिस वो प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं हाइपोटोनिक घोल में पानी खो देती है। यानी कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने सेल को डाला, तो सेल क्या किया, सेल ने अपना सारा का सारा पानी जो सो वहाँ से लॉस कर दिया, पानी खो दिया वहाँ से। तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस। कहाँ पर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक कहाँ पर, यानी कि वहाँ पर आपको सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन आपको ज़्यादा दिखेगा और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम दिखेगा।
तो जो हाइपरटोनिक होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो प्रक्रिया होती है, सेल अपना पानी बाहर छोड़ता है, तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। देखिए, अब इसके बाद ये था, हम देख रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस, हमने बहुत डिटेल में इसे देखा है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे सेल वॉल क्या है। देखिए, सेल वॉल अगर आप यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपको आउटर साइड में जो नज़र आ रही है, इस तरह से ग्रीन जो आउटर साइड में जो नज़र आ रही है दोस्तों, ये है आपकी सेल वॉल। और सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सेल वॉल पाई जाती है सिर्फ प्लांट सेल में। सेल वॉल होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है, ये एनिमल सेल में नहीं होती। The cell wall is an outer hard covering of the cell which maintains the shape of the cell. सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल जो होती है ये सेल के शेप को मेंटेन करती है, कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो आकार होता है, उसको मेंटेन करती है। और ये सबसे बाहर की साइड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा था कि सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, लेकिन उससे भी बाहर जो होती है वो होती है आपकी सेल वॉल, और ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ये एनिमल सेल में नहीं होती। द सेल वॉल इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। तो सेल वॉल किससे बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोस से बनी होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, इसे अच्छे से समझिएगा। सेल वॉल जो होती है आपके सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। अब देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस है जो कि आपके प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में नहीं होते। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये है आपका प्लांट सेल और ये है आपका एनिमल सेल। तो ये है आपका एनिमल सेल। देखिएगा यहाँ पर प्लांट सेल में आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर एक है आपका सेल वॉल, एक है आपका सेल वॉल। सेल वॉल है एक्स्ट्रा में प्लांट सेल के अंदर। उसके बाद है आपका सेंट्रल वैक्यूल। देखिए, अब यहाँ पर आपको सेंटर में एक पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये है आपका न्यूक्लियस। और यहाँ पर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है थोड़ा सा साइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो लार्ज जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं हम वैक्यूल या फिर सेंट्रल वैक्यूल। तो सेंट्रल वैक्यूल जो होता है ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। अगर एनिमल सेल में हम देखेंगे तो ये आपको बहुत छोटा नज़र आएगा, लेकिन प्लांट सेल में जो सेंट्रल वैक्यूल होता है ये बड़ा होता है। तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि सेल वॉल जो होती है ये रिजिड होती है, टफ होती है, थोड़ी सी सख्त होती है, ये होती है आपके प्लांट सेल में। और जो एनिमल सेल है वहाँ पर आपके सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, नो सेल वॉल। और ये जो होती है तो आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये इरेगुलर शेप में होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो वैक्यूल आपको ये जो नज़र आ रहा है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट, तो ये जो होता है ये बड़ा होता है प्लांट सेल में। लेकिन आप अगर इसमें देखेंगे, आप अगर कहाँ पर एनिमल सेल में, तो ये वाला देखिए, ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, तो ये बहुत छोटा होता है एनिमल सेल के अंदर दोस्तों। अब इसके बाद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है, तो वो जो पाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलता है दोस्तों प्लांट सेल के अंदर। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये है क्लोरोप्लास्ट का। और ये आपके एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, नो क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके बाद लैक ऑफ सेंट्रोजोम्स। सेंट्रोजोम्स जो होते हैं दोस्तों, ये प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोजोम्स नहीं पाए जाते, लेकिन आपको एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोजोम्स मिलेंगे। सबके फंक्शंस हम देखेंगे आगे धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ डिफरेंस समझिएगा कि दोनों के अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाती है और कौन सी नहीं। उसके बाद लैक ऑफ लाइसोजोम, यानी कि लाइसोजोम भी यहाँ पर जो सो नहीं होते, लेकिन आप एनिमल सेल में अगर देखेंगे तो आपको लाइसोजोम वहाँ पर नज़र आएंगे। लाइसोजोम क्या है और आपके सेंट्रोजोम क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये सारी की सारे हम डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों। तो आज के सेशन में हम फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।